हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मैग्नेटिज्म एक बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज आपने देखा होगा कि किस तरह से दो मैग्नेट्स अगर उनको हम एक दूसरे के सामने रखते हैं, इफ़ द ऑपोजिट पोल्स, ठीक है, ऑपोजिट पोल अगर आमने सामने हैं तो ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, और अगर सिमिलर पोल मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को सामने रख दोगे तो वो रिपेल करते हैं। ठीक है, तो बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, क्योंकि आप एक डिस्टेंस से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हो बिना उसे टच किए हुए। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं इनको हम यूज़ करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ मैगलेव ट्रेन। ठीक है, मैगलेव ट्रेन्स, इनकी जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्पीड है दैट इज 603 किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड पे ये ट्रेन्स ट्रैवल करती हैं। और जो मैगलेव है, दिस वर्ड ये आता है मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक है, मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक है, तो मैगलेव ट्रेन में ऐसा क्या स्पेशल है कि ये 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाती हैं। अब इनमें बेसिकली जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है वो मैग्नेटिज्म का हो रहा है कि दो मैग्नेट्स अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दोनों कांटेक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक रिपल्शन के प्रिंसिपल को एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से यहाँ पर अप्लाई किया जाता है, और ये ट्रेन्स अपने ट्रैक के साथ कांटेक्ट में नहीं होती। मतलब जो ट्रैक है और जो ट्रेन है वो उनके बीच में गैप है, तो ये एक तरह से हवा में चल रही है। ठीक है, इट इज़ जस्ट फ्लोटिंग इन द एयर। तो इसी वजह से, क्योंकि ये जब ये कांटेक्ट नहीं बनाएगी तो दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली ट्रेन मच फास्टर स्पीड्स को अचीव कर पाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट को इस तरह से यूज़ किया जा रहा है, और दिस इज द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी रिसेंटली जैसे कि इंडिया में भी बुलेट ट्रेन अनाउंस हुई है, इवन द फाउंडेशन स्टोन हैज़ बिन लेड। तो सून ये टेक्नोलॉजीज इंडिया में भी आएंगी। ठीक है, एंड दिस विल रेवोल्यूशनराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्टेशन। अब लेविटेशन, जनरली वर्ड क्या होता है लेविटेशन का? कभी आपने इस तरह की इमेजेस देखी होंगी कि मैजिक शोज़ में लोग हवा में उठ जाते हैं या मेडिटेशन करते हुए हवा में उठ जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड लेविटेशन। ठीक है, कि हवा में उठ जाना, दिस इज़ कॉल्ड लेविटेशन। जब आप मैग्नेटिज्म को यूज़ करके ऐसा करते हो दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक लेविटेशन। ठीक है, तो डेफिनेटली हम तो ये काम नहीं कर सकते, बट मैग्नेटिज्म यूज़ करके हाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम लेविटेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यहां पर क्या है, दिस इज बेसिकली अ फेरोफ्लूइड। ठीक है, तो फेरोफ्लूइड को अगर आप यूज करना जानते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप्स एज्यूम करता है। ओके, तो अभी ये जो मैग्नेटिक लेविटेशन है और ये फेरोफ्लूइड है, इसको हम एक छोटे से वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। अब जैसे कि यहाँ इस वीडियो में देख रहे हैं हम, इस पर्टिकुलर मैग्नेट को एक सुपर कंडक्टर के ऊपर रखा गया है और ये हवा में फ्लोट कर रहा है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो लिक्विड है ब्लैक कलर का, ये फेरोफ्लूइड है। तो फेरोफ्लूइड को जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो देखिए किस तरह से ये इस मेटेलिक ऑब्जेक्ट के ऊपर धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, और फ्लो करते हुए कितनी इंटरेस्टिंग शेप्स ये बनाता है। तो ये बेसिकली लिक्विड है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ओरिएंट कर लेता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है दैट फॉर दैट आई विल गिव अ लिंक बिलो दिस वीडियो। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी हम देखते हैं कि दैट इज़ द क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड भी सबने यूज़ किया होता है जनरली। ठीक है, तो आपके डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके पीछे एक स्ट्रिप लगी होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप पे बेसिकली क्या होता है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है,
तो इसमें बहुत स्मॉल स्मॉल मैग्नेट्स एक फिल्म के ऊपर रखे गए होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है इसमें आपके कार्ड से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेटिक स्ट्रिप अगर ख़राब हो जाती है किसी भी कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, तो डेफिनेटली वो कार्ड अब किसी काम का नहीं रह जाता। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप, तो यहाँ भी मैग्नेटिज्म आ गया हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। फिर अगर आपने कभी भी एमआरआई मशीन का नाम सुना हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो एमआरआई मशीन एक बेसिकली बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। तो एमआरआई लोग करवाते हैं जब कोई बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। चेक करना पड़ता है कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, न्यूरल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एमआरआई कराया जाता है। तो ये बेसिकली मैग्नेटिज्म है, तो इसका मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि माइग्रेटिंग बर्ड्स। आपने कहानियाँ तो सुनी होंगी कि पुराने ज़माने में जब लव लेटर्स नहीं होते थे, ठीक है, या चलो मेल का सिस्टम नहीं था कि आपने टेक्स्ट कर दिया, फेसबुक पे कर दिया, ठीक है, तो कबूतर आपका मैसेज लेके जाते थे। तो दैट्स अ फनी थिंग कि उतना गलत भी नहीं है, क्योंकि बर्ड्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो डायरेक्शन याद रखते हैं, ठीक है। वो भूलते नहीं है कि वो उड़ते उड़ते भटक गए, कि जाना था कहीं और कहीं और पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होता। तो बर्ड्स किस तरह से हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ट्रैवल करके एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंच जाते हैं, स्टिल वापस भी आ जाते हैं। तो उन्हें रास्ता याद नहीं करना पड़ता, गूगल मैप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जीपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो ऐसा करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है माइग्रेटरी बर्ड्स का। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो बर्ड्स हैं इनकी आइज़ में एक मैग्नेटिक प्रोटीन होता है। वो मैग्नेटिक प्रोटीन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग इनको डायरेक्ट करता है कि ठीक है ये कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी साउथ है, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी डिस्कवरी है। और इवन ह्यूमंस में ये प्रोटीन होता है आइज़ में, बट बहुत कम अमाउंट में होता है। मींस हम में भी कैपेबिलिटी है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने की। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिखाया गया है कि बर्ड की जो आइज़ हैं, बर्ड्स इम्प्रिंट ऑन द पैटर्न्स ऑफ द सन एंड स्टार्स, के सन का पैटर्न अभी कैसा है, स्टार्स का पैटर्न कैसा है, उसको ये समझते हैं, उसको यूज़ करके अपना रास्ता जो वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। देन जो बर्ड्स की जो चोंच होती है, द बीक, द बर्ड्स में यूज़ एन ओल्फैक्टरी मैप टू स्मेल, तो वो स्मेल से भी थोड़ा रास्ता समझते हैं, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में जाना है। एंड ईयर, ठीक है, बर्ड्स के जो ईयर होते हैं वहाँ पर टाइनी कंसंट्रेशन ऑफ आयरन होती है। वो आयरन क्या करता है, वो भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग बर्ड को नेविगेट करने में हेल्प करता है। तो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अब आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जो आपका होमवर्क भी होगा, आपको उसके बारे में सर्च करना है गूगल पे, कि जो न्यूरो साइंस है, ठीक है, ये जो न्यूरो सर्जन होते हैं, न्यूरो सर्जन किस तरह से मैग्नेटिज्म को सर्जरी में यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेडिकल साइंसेज में आपको बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करनी है, जहाँ तक आपका हाथ नहीं जा सकता, ठीक है, ब्रेन की सर्जरी करनी है, वहाँ पर मैग्नेटिज्म को कैसे यूज़ करते हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिस्ट्री कि मैग्नेटिज्म, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया, कैसे कैसे ये पूरी साइंस डेवलप हुई। तो द टर्म मैग्नेटिज्म comes from the name Magnesia. That's a coastal district in ancient Greece where certain stones were found. तो कुछ ऐसे stones मिले वहाँ पे ग्रीक में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, मतलब आयरन को अट्रैक्ट करने की उनमें प्रॉपर्टीज थी। तो ये करीब 2000 साल पहले ऐसा हुआ। तो वहाँ से उस जगह का नाम था मैग्नीशिया, तो वहाँ से टर्म आई मैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद ये जो मैग्नेट्स थे, जब पता लगा कि अच्छा ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीडल को ओरिएंट कर सकते हैं, तो आपने कंपास में यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मैग्नेट्स वर फर्स्ट फैशन्ड इनटू कंपासेस एंड यूज फॉर नेविगेशन बाय द चाइनीज इन 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी में चाइनीज़ ने इनको यूज़ करना स्टार्ट किया नेविगेट करने के लिए, कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी डायरेक्शन साउथ है, उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद 1750 में
ऐसा पता लगा कि हाँ ये जो मैग्नेटिज्म है इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, मान लो M1 और M2, तो इनकी पोल स्ट्रेंथ होती हैं, तो पोल स्ट्रेंथ को हम M1 M2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्टली होती है M1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है M1 इंटू M2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस, कि दो पोल्स के बीच में अगर r डिस्टेंस है तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी r स्क्वेयर के, इसीलिए इसको कहा जाता है इन्वर्स स्क्वेयर लॉ। तो ये पता लगा। फिर उसके बाद 1820 में क्रिश्चियन ऑस्टर ने डिस्कवर किया कि एक इलेक्ट्रिक करंट अगर आसपास है तो उससे मैग्नेटिक कंपस डिफ्लेक्ट होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक कंपस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और उसके थोड़े ही टाइम के बाद मैरी एम्पियर ने प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं इन्हीं की वजह से सारा का सारा मैग्नेटिक फिनोमिना हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फिनोमिना सारा का सारा इलेक्ट्रिक करंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये रही इनकी बेसिक सी हिस्ट्री के किस तरह से मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट जो ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट था कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक कंपस को डिफ्लेक्ट करता है, एंड देन वी विल मूव अकॉर्डिंग टू द NCERT सिलेबस। एंड देन देयर इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आपको क्या करना है, तो प्लीज़ गूगल पे जाके यू टू टाइप कैनवस क्लासेस, ठीक है। ये दो ऑप्शन आते हैं, पब्लिशिंग हाउस एंड कैनवस क्लासेस फॉर JEE नीट एंड NTSC। तो इसमें जाके आपको यहाँ पे रिव्यू लिखना है अपना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कैनवस क्लासेस से आपको रियलिटी में बेनिफिट मिला तो दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड कि आप प्लीज़ कैनवस क्लासेस पे जाके एक रिव्यू पोस्ट करें, ताकि सबको पता लगे कि आपको बेनिफिट मिला है। कोई आपका सजेशन है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।